हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है लेट साइंस ऑफ डेथ। तो हमने अर्ली साइंस ऑफ डेथ देख लिया था कि कौन कौन से अर्ली साइंस होते हैं। कूलिंग ऑफ द बॉडी, चेंजेस इन द आई, चेंजेस इन द स्किन एंड चेंजेस इन द मसल। तो अब हम पढ़ेंगे लेट साइंस ऑफ डेथ। तो हमने ऑलरेडी इसके पहले सारी वीडियोस कवर कर ली हैं। अगर वो अभी तक आपने देखी नहीं है तो वो जाके प्लीज़ देख लो, उसके बाद ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट साइंस ऑफ डेथ पढ़ेंगे। ठीक है, लेट साइंस ऑफ डेथ में क्या है? दीज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ डेड बॉडी आफ्टर 24 आवर्स सिंस डेथ। तो जो ये लेट चेंजेस है वो कब आती हैं? जब 24 आवर्स हो जाता है किसी भी पर्सन की डेथ को। तो आफ्टर डेथ 24 आवर्स के बाद का जो चेंजेस बॉडी में शुरू होते हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं लेट साइंस ऑफ डेथ। तो जो भी साइंस उसमें देखने को मिलेंगे, जो भी सिम्टम्स एंड साइंस उस बॉडी में मिलेंगे, वो सारे के सारे आफ्टर 24 आवर्स हम बोलेंगे लेट साइंस ऑफ डेथ। ठीक है, 24 आवर्स के जस्ट बाद ही शुरू हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट कंडीशंस में इस सिचुएशन को अफेक्ट करती है डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, दे रिप्रेजेंट्स डिकम्पोजिशन और डीके और देयर अदर फॉर्म्स। तो ये जो लेट साइंस ऑफ डेथ है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? या तो डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट करेगी, डीके, या फिर इसके ही तरीके के और भी जो फॉर्म्स है उनको प्रेजेंट करेगी। तो हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो डिकम्पोजिशन ही है वही होगा। जो डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशंस हैं वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होने लगेंगे लेट साइंस ऑफ डेथ में। तो जो डेड बॉडी है वो ख़राब होने की या फिर वो पूरी की पूरी डिकम्पोज होने वाली कंडीशन में जो आ जाएगी उसे हम कहते हैं लेट साइंस ऑफ डेथ। और इनमें कौन कौन से सिग्नेचर्स आते हैं, कौन कौन से साइंस आते हैं? तो दीज साइंस आर, फर्स्ट साइन है हमारा प्यूट्रिफैक्शन। तो पहला साइन है प्यूट्रिफैक्शन। ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। जो डिकम्पोजिशन होता है, डीके होता है आफ्टर डेथ। तो प्यूट्रिफैक्शन फर्स्ट हो गया। एडिपोक्रेन और सेपोनिफिकेशन, या तो ये भी एक टाइप ऑफ लेट साइंस ऑफ डेथ है, डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है। इसके बाद आएगा ममीफिकेशन। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट साइंस हैं जो कि आफ्टर डेथ डेड बॉडी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है प्यूट्रिफैक्शन, दूसरा है सेपोनिफिकेशन, तीसरा है ममीफिकेशन। तो ये तीन तरीके के डिकम्पोजिशन टाइप हो सकते हैं जो कि लेट साइंस ऑफ डेथ में आते हैं। तो जो अर्ली साइंस है वो सारे के सारे हो जाते हैं आफ्टर 24 आवर्स के बाद भी अर्ली साइंस ऑफ डेथ चलते रहते हैं। बट जो डीके है, डिकम्पोजिशन है, वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता। जैसे हमने बात करी थी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर डेथ होती जाएगी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, किसी एक पर्टिकुलर सेल का, जैसे जैसे डेथ होती जाएगी तो डेथ के बाद डिकम्पोजिशन शुरू होगी। ठीक है, तो ये टाइम लगता है डिकम्पोजिशन होने के लिए। और डिकम्पोजिशन के तीन डिफरेंट साइंस है या तीन पार्ट्स है हम कह सकते हैं। फर्स्ट है प्यूट्रिफैक्शन, दूसरा है एडिपोक्रेन और सेपिनिफिकेशन, तीसरा है ममिफिकेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं इन चीज़ों में है क्या। फर्स्ट अगर बात करें प्यूट्रिफैक्शन की तो इसमें क्या होता है? दिस इज़ द लास्ट स्टेज एंड इट प्रोसेस इनटू 2 स्टेप्स। तो ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। जो लेट सिग्नेचर है, साइंस है, जो लेट साइंस है डेथ के, वो भी हम कह सकते हैं एक तरीके का लास्ट स्टेज होता है बॉडी का, वो लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, तो प्यूट्रिफैक्शन भी एक लास्ट स्टेज है और ये 2 स्टेप्स में प्रोसेस होता है। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है आपका ऑटोलाइसिस, दूसरा स्टेप है आपका बैक्टीरियल एक्शन। तो ये बैक्टीरियल एक्शन एरोबिक फंगी का हो सकता है, इंसेक्ट्स की वजह से हो सकता है, जो लार्वा होते हैं, जो इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं उनके वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ या फिर अडल्ट इंसेक्ट्स जो बड़ी इंसेक्ट्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। तो ये जो सारे के सारे बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स हैं इनकी वजह से जो प्यूट्रिफैक्शन होगा उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल एक्शन। और एक होता है ऑटोलाइसिस जो सेल्फ होता है। तो ये 2 स्टेजेस हैं, ये 2 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू ये प्यूट्रिफैक्शन बॉडी पे होता है। ठीक है, ऑटोलाइसिस क्या है? ऑटोलाइसिस, ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन या किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, सेल लाइसिस कहते हैं ना, सेल लाइसिस मीन्स सेल का टूटना या सेल का छोटे छोटे पार्ट्स में अलग होना। तो ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ लाइसिस। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन अगर हम मीनिंग पे जाएं तो। व्हेन द टिश्यूज़ डाई, अब हमने बोला कि मॉलिक्यूलर डेथ में पर्टिकुलर टिश्यूज़ की डेथ होने लगती है। तो जब मॉलिक्यूल्स जो हैं टिश्यूज़, व्हेन द टिश्यू डाई देयर इज़ अ रेज इन लाइटिक एंजाइम। तो क्या होगा? लाइटिक एंजाइम का रेज हो जाएगा, उनकी जो
क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी लाइटिक एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर रिलीज्ड आफ्टर टिश्यू सॉफ्टन्स एंड लिक्विफाइज। अब ये एंजाइम्स कब रिलीज़ होंगे? जब जो टिश्यू है वो सॉफ्ट हो जाएगी और लिक्विफाई हो जाएगी। तो जब जो टिश्यू है वो सॉफ्ट होगी और लिक्विफाई होगी तब जाके ये एंजाइम्स बढ़ेंगे, और जब ये एंजाइम्स बढ़ेंगे तब ये प्यूट्रिफैक्शन अच्छे से उसमें दिखने लगेगा, उस डेड बॉडी में दिखने लगेगा। इट कम्स इन 3 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ। ये 3 से 4 घंटे के बाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 घंटे में शुरू हो जाता है प्यूट्रिफैक्शन, और कब तक कंटिन्यू होता है? तब तक कंटिन्यू होता है जब तक ये प्यूट्रिफैक्शन सिचुएशन है वो पूरी बॉडी में ना आ जाए। तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट और सिचुएशन। ठीक है, तो सेल डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? जब टिश्यू की डेथ होती है तो लाइटिक एंजाइम मीन्स लाइटिक लाइसिस सेम चीज़ है, वो वाले एंजाइम जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, उन एंजाइम्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और ये एंजाइम्स कहाँ से रिलीज़ होंगे? जब वो पर्टिकुलर टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगी और लिक्विफाई हो जाएगी। तो ऑटोलाइसिस 3 to 4 आवर्स में शुरू हो जाता है, और 3 to 4 आवर्स में शुरू हो जाता है, और कब तक कंटिन्यू होता है? 2 to 3 डेज़ लग सकते हैं। 2 to 3 डेज़ तक ये स्टीडीली बढ़ता होता है, और या तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर बात करें बैक्टीरियल एक्शन की, तो बैक्टीरियल एक्शन में क्या होगा? बैक्टीरियाज और जो भी हमने देखा कि लार्वा और प्रोटोजोआज हैं, उनका जो एक्शन होता है बॉडी पे और उसके थ्रू जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। जो बैक्टीरिया हैं वो भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये जो बैक्टीरियाज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंजाइम्स, ये एंजाइम्स फिर कहाँ लगते हैं? ये एंजाइम्स अफेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को एंड प्रोटीन्स को। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को पे एक्ट करते हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम्स, और उन्हें डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? वार्म प्लेस होना चाहिए, गर्म जगह होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और एयर का प्रेजेंस भी होना चाहिए। ये सारी की सारी कंडीशन एक्सेलरेट करती है प्यूट्रिफैक्शन को। आप देखोगे जब कोई भी चीज़ आप ख़रीद के लाते हो या फिर कोई प्रोडक्ट आप लेके आते हो, अगर वो ड्राई है तो उसके पैकेट में लिखा होता है ना कि किसी ड्राई प्लेस पे रखना है, और इसका जो कैन का कैप है वो अच्छे से लगा के रखना है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, और ऐसे कोई हीटेड प्लेस नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ड्राई प्लेस होना चाहिए। तो क्यों ऐसा कहते हैं? अगर आप उनको वैसी कंडीशंस में नहीं रहोगे तो उसमें फंगस हो जाता है या तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो ये जो कंडीशंस होती है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर, एयर और वार्मथ वाला प्लेस, ये सारी कंडीशन कंट्रीब्यूट करती है बैक्टीरियल एक्शन पे। तो आप कोई प्रोडक्ट भी लेके आते हो, उन्हें सेफ़ रखने के लिए भी आप ड्राई और नॉर्मल प्लेसेस पे रखते हैं, तो इसके साथ भी वैसी कंडीशन है। तो जो बॉडी है अगर वो गर्म जगह पे है या उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है या एयर का प्रेजेंस है, तो ये सारी कंडीशन एक्सेलरेट करती है प्यूट्रिफैक्शन को बढ़ाने के लिए, जिनमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है बॉडी को। तो 2 तरीका डिस्ट्रक्शन देख लिया, एक तो ऑटोलाइसिस देख लिया जो सेल डिस्ट्रक्शन होता है, दूसरा बैक्टीरियल एक्शन कि बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन बॉडी में क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रिफैक्शन आर। अब वो कौन से ऐसे एंजाइम्स या वो कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूट्रिफैक्शन के लिए? तो पहला है आपका क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, तीसरा है ईच कोलाई, फोर्थ है बी प्रोटियोस। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं प्यूट्रिफैक्शन के लिए, जो कि एनकरेज करते हैं प्यूट्रिफैक्शन को। ठीक है, इसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहना चाहिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी कह लो, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, इट प्रोड्यूसेस लिसिथिनेज। ये क्या प्रोड्यूस करता है? लिसिथिनेज। अब जिसके लास्ट में ASE आ गया, ये मान लेना है कि आपको ये क्या है? एंजाइम है। तो ये जो बैक्टीरिया है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लिसिथिनेज, दैट हाइड्रोलाइजेस द लिसिथिन इन सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है लिसिथिन को जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ब्लड के सेल मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होती है, एंड इट ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड एंड इमिटेट प्यूट्रिफैक्शन। तो ये क्या करती है? अब ये ब्लड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिसिथिन को क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है, तो ये हीमोलाइसिस क्रिएट करता है, इट ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का हीमोलाइसिस होता है, लाइसिस मतलब
डिस्ट्रक्शन, हीम मीन्स जो ब्लड का हीम पार्ट है उसको डिस्ट्रक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये इमिटेट करता है, नकल उतारता है प्यूट्रिफैक्शन की। तो ये किसको इमिटेट करता है, प्यूट्रिफैक्शन को इमिटेट करता है। दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो सारे के सारे बैक्टीरियाज हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर डेथ दे रीच ब्लड वेसल्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर। तो डेथ के बाद क्या हो जाती है, वो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन पे लिमिटेड नहीं होते, वो सारे स्प्रेड हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स तक भी पहुंच जाते हैं और डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है प्यूट्रिफैक्शन का, सीक्वेंस कैसा होता है, तो पहला आएगा कलर चेंज। मार्बलिंग भी इसमें देखने को मिलती है, मार्बलिंग हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। मार्बलिंग में क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स रहती है उनमें कलरेशन हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लड वेसल है, ये सारी की सारी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इनमें ना ब्लूइश कलर आपको दिखने लगेगा, ये सारी ब्लड वेसल्स में ये ब्लू कलर दिखने को लगता है। तो ये जो ऐसे जो बॉडी में जो दिखता है ब्लू कलर का शेप, वेन्स जैसी वेन्स फैली हुई होती है, वैसे ब्लू कलर का जो आपको डिस्कलरेशन या कलरेशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन को कहते हैं मार्बलिंग, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेलिंग गैसेस। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरा सीक्वेंस क्या होता है कि जो अजीब सी बुरी सी स्मेल आती है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। सेकंड चेंज जो आता है, सेकंड सीक्वेंस आता है। और ये जो बुरी सी स्मेल क्यों आती है, सल्फाइड की वजह से आती है। अमोनिया, मीथेन, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन्स, ये सारे के सारे जब रिलीज़ होने लगते हैं उस डेड बॉडी से, तो अजीब सी फाउल स्मेल, अनबियरेबल बैड स्मेल क्रिएट होती है। तो कभी किसी ने लैब में अमोनिया सूंघ लिया होगा गलती से, उन्हें पता होगा कि कितनी बुरी स्मेल होती है। इवन मैंने भी, जब मैं 10th में थी तो मुझे पता नहीं था कि बॉटल में अमोनिया है, उस फ्लास्क में मैंने बड़ी ज़ोर से खुशबू लेनी चाहिए और फिर बिल्कुल मेरा हालत ख़राब हो गया। चलो छोड़ो। तो ये सारे जो सल्फाइड होते हैं, अमोनिया होता है, मीथेन, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन्स, ये सारे के सारे मिलके बड़ी बैड स्मेल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, प्रेशर ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव गैसेस। अब हमने बोला कलर भी चेंज हो रहा है, गैसेस का भी क्रिएशन हो रहा है। तो ये जो गैसेस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करती हैं बॉडी में। तो जो प्यूट्रिफैक्टिव गैसेस हैं वो प्रेशर क्रिएट करती है उस डेड बॉडी पे। इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ मैगोट्स, जो अपीयरेंस होती है मैगोट्स की, ये अलग से डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में आती है कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, कौन कौन सी फ्लाइज हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आती है और उस डेड बॉडी पे फीड करती है या अपनी लार्वास जो है एग लेस करती है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में, ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंस प्यूट्रिफैक्शन का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड टाइप था, या जो सेकंड कंडीशन है डिस्ट्रक्शन का या डिकम्पोजिशन का, उसे हम कहेंगे सेपोनिफिकेशन या सोपेनिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ये मॉडिफाइड प्यूट्रिफैक्शन होता है। मॉडिफाइड प्यूट्रिफैक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है प्यूट्रिफैक्शन का। कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स इनटू सैचुरेटेड सॉलिड फैट्स। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन हो रहा है, अनसैचुरेटेड जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किस एक्शन की वजह से, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, जो फैट स्प्लिटिंग होती है उस एंजाइम की वजह से, जो कि कंट्रीब्यूट करता है किससे, ये आपका वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडिया क्या करता है, अनसैचुरेटेड फैट को सॉलिड सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करता है। इट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ फैट एंड वैक्स। तो ये किसका, ये जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होता है, वो इंटरमीडिएट टाइप का कुछ होता है। वो फैट और वैक्स के बीच का कुछ इंटरमीडिएट मटेरियल वो होता है। इट्स येलोविश ग्रेइश वैक्स लाइक सब्सटेंस विथ रिसिड स्मेल। तो ये वैक्स लाइक आपको सब्सटेंस देखने को मिलेगा, येलोविश हो सकता है इसका कलर, और इसकी स्मेल कैसी होगी, इसकी स्मेल भी बुरी होगी, रेंसिड स्मेल होगी उसकी, ठीक है। फर्स्ट सीन इन सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन। तो सबसे पहले सेपोनिफिकेशन किड में देखने को मिलेगा,
तो वो एरियाज बॉडी के जिनमें फैट का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है उनमें ये देखने को मिलेगा। तो सब क्यूटेनियस फैटी डिपोजिशंस जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ सबसे पहले सेपोनिफिकेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल चीक, ब्रेस्ट, बटॉक्स, अब्डोमेन, तो इन सारी जगहों पे आपको सेपोनिफिकेशन प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा क्योंकि ये सारे प्लेसेस पे जो फैट का डिपोजिशन होता है सबसे ज़्यादा होता है। इन समर्स इट रिक्वायर्स 3 वीक्स। समर्स में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इट रिक्वायर 3 वीक्स या तो फिर 3 to 6 वीक किसी अडल्ट लिम्ब में आपको सेपोनिफिकेशन देखना है या तो फिर 12 वीक्स फॉर द होल बॉडी। तो ये एक टाइम लाइन है, ये एक टाइम है जिसमें ये चेंजेस होते हैं। 3 वीक लगते हैं समर में, 3 to 6 वीक लगते हैं अडल्ट लिम्ब को सेपोनिफाई होने में, 12 वीक्स लगते हैं होल बॉडी को सेपोनिफाई होने में। ठीक है, इसके बाद थर्ड आती है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन में क्या होता है? मम्मी मीन्स आप समझ रहे होगे तो वैसे ही कुछ समझो। ममीफिकेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी का। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? जो वाटर कंटेंट रहता है सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है या सूख जाता है, तो उससे ही रिलेट करके चलो। ममीफिकेशन में क्या होना है? ममीफिकेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो डिहाइड्रेशन है, अंडरलाइन करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यूज़ का डिहाइड्रेशन हो जाता है। विसरा से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो विसरल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, लंग्स, ये सारी की सारी चीज़ों में डिहाइड्रेशन हो जाता है। लूजिंग मॉइस्चर बाय इवेपोरेशन, तो जो भी मॉइस्चर किसी भी फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? वो इवेपोरेट हो जाएगा। दिस कंडीशन कमन्स इन अ हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऑफ कोर्स यस, जब हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, जब मई जून की गर्मी होगी, तब इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। जब पूरी बॉडी की टिश्यूज़ में जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। ये हाई टेम्परेचर पे ही, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। सीन ओकेजनली इन दी बॉडीज बरीड इन सॉइल एंड सैंड, तो ओकेजनली देखने को मिलता है, आपको रेयरली ही देखने को मिलेगा ममीफिकेशन। और ये कब होता है? जब कोई बॉडी बरी हो जाती है सॉइल या सैंड में। तो कोई ऐसा जगह है, कोई डेजर्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ करता है, तो वहाँ पे अगर कोई बॉडी बरीड हो जाती है तब वहाँ पे ममीफिकेशन की पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी बॉडी में ममीफिकेशन देखने को मिले। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई ये राजस्थान का इलाका है या कोई जैसलमेर है तो वहाँ पे सैंड की वजह से या फिर हॉट टेम्परेचर की वजह से ममीफिकेशन तो पक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। तब आपको ओकेजनली कोई ऐसे सिचुएशंस होंगे क्रिएट जिसमें आपको ममीफिकेशन देखने को मिलेगा। इन इन्फेंट्स एज दे डू नॉट प्रोड्यूसेस प्यूट्रिफैक्टिव गैसेस, ये आपको किस में देखने को मिल सकता है? ये आपको देखने को मिल सकता है इन्फेंट्स में, क्योंकि ये प्यूट्रिफैक्टिव गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सीन इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग और एंटीमनी पॉइजनिंग इन ड्राई वार्म क्लाइमेट, और किन में देखने को मिल सकता है आपको? क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग, मैंने क्रोनिक और क्रोनिक एक और टर्म आता है, क्रोनिक एंड अक्यूट। ठीक है, तो क्रोनिक वो होता है जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस की वजह से वो पॉइजनिंग होती है, अक्यूट वो होती है जो शॉर्ट टर्म होती है। तो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कोई लॉन्ग टर्म आर्सेनिक पॉइजनिंग है तो उसमें भी ममीफिकेशन की सिचुएशन आ सकती है। एंटीमनी पॉइजनिंग में भी ड्राई वार्म क्लाइमेट में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक लिप्स, नोज, फिंगर्स, टोज ममीफाइज फर्स्ट। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट सबसे पहले ममीफाई होते हैं? तो जो भी बॉडी पार्ट जो कि एक्सपोज्ड हैं, जो कि बाहर की तरफ हैं, जैसे कि लिप्स हैं, नोज़, फिंगर्स, टोज़, ये सारे के सारे पहले ममीफाई होते हैं, पहले सूखते हैं या इवेपोरेट। मॉइस्चर कंटेंट इन एरियाज़ का सबसे पहले होता है। इट टेक फ्यू मंथ्स टू ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट। तो ये कुछ मंथ्स के लिए में भी हो सकता है और कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं इसको होने में उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट। तो टेम्परेचर और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि ममीफिकेशन किस रेट से होगा, कब तक होगा और किस क्वालिटी का होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली। तो ममीफिकेशन डिस्कस कर लिया, सेपोनिफिकेशन डिस्कस कर लिया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यूट्रिफैक्शन डिस्कस कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करी। ये तीनों के तीनों कौन से साइंस है? लेट साइंस ऑफ डेथ में आते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। So thank you so much for watching this video. Have a great day ahead and see you in the next video. Bye.